चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 10 जुलाई को पेचिंग में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रधानमंत्री पाक थे-सोंग से मुलाकात की। 9 जुलाई को शी जिनपिंग के नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर विचार और दुनिया विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चीन के निंगशिया हुई जातीय स्वायत्त प्रदेश के यिंचुआन में आयोजित हुई। संगोष्ठी का विषय है आधुनिकीकरण के राह पर चीन के गरीबी उन्मूलन सिद्धांत और अभ्यास से सीख। जिम्बाब्वे अफ्रीकी राष्ट्रीय संघ देशभक्ति मोर्चा के केंद्रीय राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं महिला संघ की सचिव एवं सीनेट अध्यक्ष चिनोमोना, मोरक्को की जनता आंदोलन पार्टी के महासचिव एवं प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष उजने और इंडियन संसद के उपाध्यक्ष बुल्क समेत 50 से अधिक देशों की 120 से अधिक विदेशी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, राजदूतों, विद्वानों और मीडिया प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के निदेशक लियू हाइशिंग ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से शी जिनपिंग पर केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति ने गरीबी उन्मूलन को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। चीनी जनता का नेतृत्व करते हुए ऐतिहासिक रूप से पूर्ण गरीबी की समस्या का समाधान किया है। चीनी विशेषता वाले गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया है और चीनी विशेषता वाले गरीबी विरोधी सिद्धांत का निर्माण किया है, जो नए युग के लिए चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। गरीबी उन्मूलन में चीन की सफलता ने विकासशील देशों को गरीबी से बाहर निकलने का साहस और आत्मविश्वास बढ़ाया है और मानवता के लिए गरीबी उन्मूलन के नए मार्ग की खोज भी की है। 9 जुलाई को आयोजित चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने तथाकथित दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मामले से संबंधित सवालों के जवाब दिए। प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने बार बार कहा है कि तथाकथित निर्णय अवैध और अमान्य है। चीन इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। हम इस निर्णय पर आधारित किसी भी दावे या कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे। दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता तैयार करना दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण पर घोषणा को लागू करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है और साथ ही चीन और आसियान देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति भी है। चीन हमेशा से आसियान देशों के साथ परामर्श में तेजी लाने और जल्द से जल्द आचार संहिता तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, ताकि दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता की संयुक्त रूप से रक्षा की जा सके। हाल ही में चीनी राज्य परिषद ने 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बन पीकिंग योजना जारी की, जिसमें 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने के लिए कार्य योजना की रूपरेखा दी गई है। कार्य योजना में जोर देते हुए कहा गया है कि नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों से प्रेरित होकर हम ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने और कार्बन तटस्थता की रणनीतिक भूमिका का लाभ उठाएंगे। उद्योगों के हरितकरण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने को और बढ़ावा देंगे। ऊर्जा संरक्षण और कार्बन कटौती के प्रयासों को उच्च स्तर और बेहतर गुणवत्ता के साथ सुधारेंगे। कोयले और तेल की खपत को स्थिर चरम पर पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय आर्थिक चक्र के विभिन्न क्षेत्रों और कड़ियों में हरित और कम कार्बन अभिविन्यास को एकीकृत करेंगे। हरित उत्पादन और जीवन शैली के निर्माण में तेजी लाएंगे। अधिक हरित आर्थिक विकास बिंदुओं को विकसित करेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए हरित आधार को मजबूत करेंगे। 10 जुलाई को चीन ने दक्षिण चीन के हाइनान वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में लॉन्ग मार्च 10B वाहक रॉकेट लॉन्च किया और उपग्रह को सुचारू रूप से निर्धारित कक्षा में पहुंचाया। रॉकेट का पहला चरण सफलतापूर्वक वापस आ गया था। इसका मतलब है कि चीन पहली बार नियंत्रित रॉकेट को पुनर्प्राप्त करने में कामयाब रहा। ध्यान रहे, लॉन्ग मार्च 10B वाहक रॉकेट वाणिज्यिक वाहक रॉकेट है जो दोबारा प्रयुक्त किया जा सकता है। उसकी लंबाई 63 मीटर है और व्यास 5 मीटर है। दोबारा प्रयोग की स्थिति में उसकी लो अर्थ पेलोड क्षमता 16 टन है। बताया गया है कि लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट लो ऑर्बिट उपग्रह तारामंडल की स्थापना और बड़े वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण आदि विभिन्न कार्य पूरा कर सकता है। दोबारा प्रयोग की स्थिति में बड़े पैमाने पर प्रक्षेपण की लागत घटाई जा सकती है। पुस्तक शी जिनपिंग चीन का शासन के खंड 5 का पाठक सम्मेलन 3 जुलाई को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित हुआ। सम्मेलन में उपस्थित अतिथियों का मानना है कि शी जिनपिंग चीन का शासन का खंड 5 एक प्रामाणिक कृति है जो नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों की नवीनतम उपलब्धियों को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन के मार्ग, शासन
और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेगी। इसके साथ ही सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि चीन और श्रीलंका आधुनिकीकरण के पथ पर सहयात्री हैं और इस पाठक सम्मेलन का आयोजन आपसी समझ को बढ़ाने, आपसी सहमति बनाने, सहयोग को गहरा करने और साझा भविष्य वाले चीन श्रीलंका समुदाय के संयुक्त निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान चीन ने श्रीलंकाई मेहमानों को शी जिनपिंग चीन का शासन के खंड 5 के अंग्रेजी संस्करण और खंड 2 के सिंघाली संस्करण की प्रतियां भेंट की। भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शासन, हरित विकास, खुले सहयोग और बेल्ट एंड रोड पहल जैसे विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया और चर्चा की। स्थानीय समयानुसार 8 से 11 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों के संयुक्त आयोजन में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। दुनिया भर के अनुसंधान संस्थानों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए अनुप्रयोगों पर चर्चा की और इस बात पर विचार किया कि AI का उपयोग मानव समाज की बेहतर सेवा के लिए कैसे किया जा सकता है। शिखर सम्मेलन के दौरान चाइना मीडिया ग्रुप को AI प्लस के साथ जीत नामक विशेष अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष साक्षात्कारों और मौके पर की गई रिपोर्टिंग के जरिए AI के क्षेत्र में हो रहे नए विकास और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। AI प्लस के साथ जीत कार्यक्रम से जुड़े थिंक टैंक के प्रतिनिधि वांग चेन ने रिकॉर्डिंग स्थल पर अपनी उद्यमिता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम AI फॉर गुड ग्लोबल समिट के विशेष रिकॉर्डिंग के लिए जिनेवा पहुंचा। उनके अनुसार यह न सिर्फ कार्यक्रम के वैश्विक विस्तार का अवसर था, बल्कि दुनिया भर के AI विशेषज्ञों और विचारकों को अपने अनुभव, उपलब्धियां और विचार साझा करने का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच भी मिला। 9 जुलाई को मुंबई में चीन के महावाणिज्य दूत छिनचे ने भारत चीन वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के मानद महासचिव सुरेश देवरा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन के विकास के इतिहास और उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। छिनचे ने चीन और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने में संगठन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने संगठन को चीनी साझेदारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने, दोनों देशों के बीच एक प्रभावी पुल और मंच की भूमिका निभाने, चीन भारत सहयोग को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यूबा की राजधानी हवाना में 9 जुलाई को चीनी सरकार और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के बीच पहली त्रिपक्षीय सहयोग पहल क्यूबाई समाज का डिजिटल बदलाव प्रोजेक्ट का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। यह प्रोजेक्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन फंड की मदद से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्यूबा के दूरसंचार और डिजिटल सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और मजबूत बनाना है, ताकि लोगों को डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। क्यूबा के संचार मंत्री मायरा अरेविश ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश के डिजिटल बदलाव को गति देगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। क्यूबा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के उप आवासीय प्रतिनिधि गैब्रियल बोटिनो ने कहा कि यूएनडीपी इस प्रोजेक्ट को सुचारू और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए हर स्तर पर सहयोग देगा। इसमें परियोजना का क्रियान्वयन, खरीद प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पेश है दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कहानी। यह कहानी उत्तर पश्चिमी चीन के शांसी प्रांत में स्थित हान राजवंश के सम्राट वू त्सुथियान के मकबरे की अक्षर रहित समाधि प्रस्तर से जुड़ी है। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह बेहद पसंद आएगी। और आइए शुरू करते हैं कहानी। चीन के शांसी प्रांत में वेइहुआ नदी के उत्तर में शियनलिन नामक मशहूर मकबरा स्थित है। चीन के 2000 साल लंबे सामंती इतिहास में
यह एकमात्र ऐसा शाही मकबरा है जिसमें 2 सम्राट दफनाए गए थे। छियानलिन मकबरे में थांग राजवंश के सम्राट ली चे और चो राजवंश की सम्राज्ञी उत्सिथियन की समाधि है। दोनों पति पत्नी थे और 2 राजवंशों के प्रमुख भी। उत्सिथियन चीन के इतिहास में इकलौती महिला सम्राज्ञी थी, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी समाधि के सामने एक विशाल प्रस्तर स्तंभ खड़ा किया गया और उस पर कोई शब्द नहीं लिखा गया, इसलिए वह अक्षर रहित समाधि चीन में अलग स्थान रखती है। फिलहाल छियानलिन मकबरे को विश्व सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल करने की कोशिश हो रही है। उत्सिथियन का जन्म सन 624 में हुआ था। 14 साल की उम्र में वह थांग राजवंश के दूसरे सम्राट थांग थाइसोंग की छोटी रानी के रूप में राजमहल में बुलाई गई। युवावस्था में ही उत्सिथियन का अद्भुत दृढ़ स्वभाव और साहस सामने आ गया था। थांग थाइसोंग के पास एक तेज घोड़ा था, उसे कोई भी अपने वश में नहीं कर पाता था। उत्सिथियन ने थांग थाइसोंग से कहा, मैं उसे वश में ला सकती हूँ, लेकिन इसके लिए लोहे के चाबुक और चाकू की जरूरत है। उसे वश में लाने के लिए पहले चाबुक से मारा जाए। अगर इससे भी वह काबू में नहीं आए तो उसके सिर पर चाकू से मारना होगा। इससे भी काम नहीं बना तो चाकू से उसका गला काटना पड़ेगा। उत्सिथियन की बातों पर थांग थाइसोंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कोई भी सुशील और शिष्ट रानी ऐसी बात नहीं करती। लेकिन युवराज ली ची को खुद से 4 साल बड़ी उत्सिथियन का अंदाज बहुत पसंद आया। सम्राट थांग थाइसोंग के निधन के बाद उत्सिथियन को शाही नियम के मुताबिक भिक्षुणी के रूप में बौद्ध मंदिर में भेजा गया। युवराज ली ची शाही गद्दी पर बैठने के बाद सम्राट काओसोंग हो गया। ली ची हमेशा उत्सिथियन की याद में परेशान रहता। आखिर में कुछ समय के बाद उसने उत्सिथियन को राजमहल में वापस बुलाकर महारानी बनाया। उत्सिथियन को पटरानी के स्थान पर संतोष नहीं आया। वह तो सम्राज्ञी बनना चाहती थी। उसे एक चाल सूझी। थांग काओसोंग की मुख्य पत्नी सम्राज्ञी वांग शी का कोई बच्चा नहीं था, पर वह बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन सम्राज्ञी वांग शी उत्सिथियन के महल में उसके नवजात बच्चे को देखने गई। उसके वहां से चले जाने के बाद उत्सिथियन ने अपनी नवजात पुत्री का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को रजाई से ढक दिया। थोड़ी देर बाद सम्राट ली ची अपनी पुत्री को दुलारने वापस आया तो उसने पाया कि उसकी पुत्री मर चुकी है। ली ची को आश्चर्य हुआ और उत्सिथियन ने भी उसके पास रो रो कर बेहोश होने का स्वांग किया। राजमहल की दासियों से पूछताछ से पता चला कि अभी कुछ समय पहले सम्राज्ञी वांग शी आई थी। थांग काओसोंग को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने वांग शी को अपनी पुत्री का हत्यारा समझा। तब से सम्राट ली ची को अपनी सम्राज्ञी वांग से नफरत हो गई। इसके बाद उत्सिथियन ने एक बार फिर एक षड्यंत्र रचकर काओसोंग से सम्राज्ञी वांग को उसके पद से हटवाया और खुद रानी बन गई। रानी के आसन पर बैठने के बाद उत्सिथियन ने सामंती समाज में प्रशासनिक मामलों में महिलाओं को अधिकार न होने के नियम को खत्म कर राज्य के अहम मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और धीरे धीरे कमजोर स्वभाव के सम्राट ली ची को भी निकम्मा साबित कर दिया। इस तरह अंत में सम्राट ली ची ने राजवंश के सभी अहम मामलों में फैसले का अधिकार उत्सिथियन को दे दिया और उत्सिथियन राजमहल के मंत्रियों और अधिकारियों की नजर में थांग काओसोंग के बराबर दूसरी सम्राट जैसी बन गई। थांग काओसोंग के देहांत के बाद राज्य की सत्ता पूरी तरह से उत्सिथियन के हाथों में आ गई। वह एक तानाशाह बन गई और उसने क्रमशः 2 सम्राटों को गद्दी पर बिठाया और हटाया।
67 साल की उम्र में ऊ त्से थिएन ने थांग राजवंश का नाम बदलकर चोउ राज्य रखा। वह खुद सम्राट के सिंहासन पर बैठकर चीन के इतिहास में अकेली महिला सम्राज्ञी बन गई। सत्ता में आने के बाद ऊ त्से थिएन ने तानाशाह के तौर पर शासन किया। बेरहम अधिकारियों पर विश्वास कर बेगुनाह लोगों की हत्या करवाई और अपने विरोधियों का सफाया कर दिया। उसने थांग राजवंश के शाही परिवारों का कत्लेआम किया, यहाँ तक कि अपने पुत्रों यानी थांग राजवंश के सम्राट के उत्तराधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। थांग राजवंश के पुराने अधिकारी शीचिंगये और लुओपिंग वांग ने थांग राजवंश की सत्ता बहाल करने के लिए दक्षिण चीन के यांगचो शहर में सैनिक विद्रोह किया और ऊ त्से थिएन को हटाने की कोशिश की। ऊ त्से थिएन के खिलाफ विद्रोह के आह्वान के लिए लुओपिन वांग ने एक आलेख लिखा। आलेख पढ़ने के बाद ऊ त्से थिएन ने मंत्रियों से पूछा कि यह लेख किसने लिखा। मंत्रियों ने जवाब में कहा कि लुओपिंग वांग ने लिखा। इस पर ऊ त्से थिएन ने अफसोस जताते हुए कहा कि गलती तुम्हारी है। इस प्रकार की असाधारण प्रतिभा को राजमहल के काम के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? विद्रोही सेना को पराजित करने के लिए ऊ त्से थिएन ने 3 लाख सैनिक भेजे। कुछ समय में ही शीचिंगये के विद्रोह को शांत कर दिया गया। विद्रोही नेता शीचिंगये और लुओपिन वांग को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन अपने शासनकाल में महिला सम्राज्ञी ऊ त्से थिएन ने देश के विभिन्न कार्यों के विकास के लिए कई अच्छी नीतियां भी लागू की। उसने कृषि उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन दिया। प्रतिभाओं को सरकारी काम में लगाने के लिए अधिकारियों के चयन के लिए देशव्यापी ज्ञान परीक्षा व्यवस्था चलाई। अपने रिश्तेदारों और विश्वस्त पदाधिकारियों पर नियंत्रण किया तथा महिलाओं का सामाजिक स्थान उन्नत करने की कोशिश की। सत्ता में हस्तक्षेप के 50 साल तक सम्राट के रूप में 15 वर्ष के शासन में थांग और चोउ राजवंश मजबूत हुआ। सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता बनी रही। जनसंख्या में भारी इजाफा हुआ। आर्थिक विकास तेज हुआ और कई बार बाहर से हुए हमलों को नाकाम कर दिया गया और थांग राजवंश का स्वर्ण युग जारी रहा। ऊ त्से थिएन की 82 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे उसके पति थांग काओ सोंग के साथ छिएनलिन मकबरे में दफनाया गया। उसने अपनी समाधि के सामने बिना अक्षर स्तंभ खड़ा करवाया। यह समाधि स्तंभ एक विशाल समूचे पत्थर को तराशकर बनाया गया था, जो 8 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा है। पत्थर के इस स्तंभ पर सुंदर और सूक्ष्म तराशी का काम किया गया, लेकिन एक अक्षर भी नहीं उकेरा गया। इस वजह से यह समाधि स्तंभ भी चीन के इतिहास में बहुत मशहूर हुई। उत्तरवर्ती कालों में ऊ त्से थिएन की इस अक्षर रहित समाधि स्तंभ के बारे में कई तरह की अटकलें पैदा हुई। किसी का मानना था कि ऊ त्से थिएन ने खुद को प्रसिद्ध बनाने के लिए ऐसा समाधि स्तंभ बनवाया था। वह लोगों को यह बताना चाहती थी कि उसके असाधारण कारनामे शब्दों में बयान नहीं होते। किसी का मानना था कि ऊ त्से थिएन ने चीन की परंपरागत पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को उलट दिया। वह अपना अपराध जानती थी, इसलिए उसे अपने समाधि स्तंभ पर अपनी जीवनी लिखवाने का साहस नहीं था। और यह भी कहा गया कि निधन के बाद ऊ त्से थिएन सम्राट थांग काओ सोंग के साथ एक मकबरे में दफनाई गई थी। उसकी समाधि पर थांग राजवंश की महारानी अथवा चोउ राजवंश के सम्राज्ञी लिखने का फैसला बहुत मुश्किल था। इस मुश्किल सवाल के हल के लिए अक्षर रहित स्तंभ खड़ा करना उचित था, लेकिन ज्यादा लोगों का मानना था कि अक्षर रहित समाधि स्तंभ खड़ा करने में ऊ त्से थिएन की विवेकता जाहिर हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसका तरह तरह से मूल्यांकन करेंगे। एक समाधि स्तंभ में उसके जीवन भर के कार्यों का उल्लेख करना मुश्किल था। इस तरह बिना अक्षर का समाधि स्तंभ खड़ा करके उसका मूल्यांकन करने की छूट उत्तरवर्ती लोगों पर छोड़ी जानी चाहिए।
तो श्रोता मित्रों, शेनलिंग मकबरे का अक्षर रहित समाधि प्रस्तर के बारे में कहानी सुनने के बाद अब आप सुनिए एक मधुर गीत। नाम है समरा की ऊज़ेथियन, जो प्राचीन चीन में थांग राजवंश में महारानी ऊज़ेथियन का गुणगान है। चीन के हजारों वर्षों के इतिहास में एकमात्र सम्राज्ञी के रूप में ऊज़ेथियन के बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं। कुछ लोग उनके प्रशंसक हैं, जबकि कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं। फिलहाल पुरुष के शासनकाल में महिला का सम्राज्ञी बनना अपने आप में एक महान बात है। गीत के बोल कुछ इस प्रकार है वो एक सुंदरी, बेहद साहसी और बहादुर। वो है महारानी ऊज़ेथियन, जो है थांग राजवंश की सम्राज्ञी, बेहद बुद्धिमान और वीरांगना की है जैसी। राजवंश की बनी सम्राज्ञी किया विश्व में कीर्तिमान। कौन जानता है उसके मन का भाव। किया राज 20 वर्षों तक वो है लोगों के लिए दोनों नायिका और खलनायिका। सचमुच है वो एक बहादुर महिला ऊज़ेथियन। तो श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुनी चीन के इतिहास में एकमात्र महिला सम्राज्ञी ऊज़ेथियन और उसके शेनलिन मकबरे की अक्षर रहित समाधि के बारे में एक कहानी। तो दोस्तों, आज के चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी हमेशा की तरह बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगले अंक पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, चाय चैन। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों,
पश्चिम की तीर्थ यात्रा। सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर दैत्यांगना का पीछा करते करते गुफा में जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि वह सांचांग को लेकर कहाँ छिप गई है। वहाँ मौजूद धूपदान और तख्ती को देखकर वानर को एक उपाय सूझता है, जिसे वह शूकर और भिक्षु रेतात्मा को बताता है और वह उसी उपाय को कारगर करने के लिए कोशिशें शुरू कर देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर अपने मेघयान में सवार होकर शुक्र नक्षत्र के साथ चल दिया। वे लोग जल्दी ही मेघ मीनार प्रासाद में पहुंच गए। यह प्रासाद स्वर्ग राजा ली का निवास था। शुक्र नक्षत्र को राजमहल के दरवाजे पर एक बाल सेवक दिखाई दिया। उसने शुक्र नक्षत्र को पहचान लिया और सूचना देने अंदर चला गया। महान श्वेत शुक्र नक्षत्र पधार रहे हैं। स्वर्ग राजा ली शुक्र नक्षत्र का स्वागत करने बाहर आ गया। यह देखकर कि शुक्र नक्षत्र जेठ सम्राट का फरमान लेकर आया है, स्वर्ग राजा ने आदेश दिया कि धूप जलाई जाए। जब वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वानर भी आया है, तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आखिर उसका चेहरा गुस्से से क्यों तमतमाया था? बात ये थी कि काफी समय पहले वानर ने देवलोक में हाहाकार मचा दिया था, तब जेठ सम्राट ने देव सेना का नेतृत्व करने और वानर को हराने के लिए स्वर्ग राजा ली को दुष्ट दमनक उच्च बलाधिकृत और राजकुमार नचा को 3 यज्ञ वेदियों यानी कि सागरों के महान देवता नियुक्त कर दिया था, लेकिन उन्हें वानर से युद्ध में बार बार हार खानी पड़ी थी। 500 साल पहले इस हार को याद करते ही स्वर्ग राजा ली को गुस्सा आ रहा था। उसने चिढ़कर शुक्र नक्षत्र से कहा, बाबा छांकन, आप हमारे पास कैसा शाही फरमान लेकर आए हैं? शुक्र नक्षत्र ने जवाब दिया, यह एक मुकदमा है जिसे महान मनीषी सुन ने आपके खिलाफ दायर किया है। स्वर्ग राजा ली पहले से ही भड़का हुआ था। मुकदमा शब्द सुनते ही वह बरस पड़ा। इसने मेरे खिलाफ कैसा मुकदमा दायर किया है? शुक्र नक्षत्र ने कहा, इसने आप पर आरोप लगाया है कि प्रेतात्मा की अपहरण करने जैसी कार्यवाहियों में आपने प्रोत्साहन दिया है और उसी प्रोत्साहन के लिए आप जिम्मेदार हैं। क्या आप धूप जलाकर फरमान को खुद पढ़ने का कष्ट करेंगे? गुस्से में लाल पीला होकर स्वर्ग राजा ने एक धूपदान मेज पर लगवाई। आसमान की ओर देखकर सम्राट को उसकी कृपा दृष्टि के लिए धन्यवाद दिया। शाही फरमान को खोला और उसे पढ़ गया। उसकी विषय वस्तु को देखकर स्वर्ग राजा ने धूपदान मेज पर जोर से मुक्का मारा और बोला, इस वानर ने इसमें झूठ लिखा है। शुक्र नक्षत्र ने जवाब दिया, कृपया आप गुस्से में भड़कने की कोशिश मत कीजिए। एक तख्ती और एक धूपदान राजकुल श्रेष्ठ की सेवा में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वानर का कहना है कि यह काम आपकी बेटी ने किया है। अब क्या था? स्वर्ग राजा बोलने लगा, मेरे कुल 3 बेटे और 1 बेटी है। मेरा सबसे बड़ा बेटा चिंचा भगवान तथागत की सेवा में है। दूसरा बेटा मोक्ष दक्षिणी सागर के क्वानिन का शिष्य है। मेरा तीसरा बेटा नचा स्वर्ग दरबार में दिन रात जेठ सम्राट की रक्षा करता है और मेरे साथ रहता है। मेरी बेटी चनिंग अभी केवल 7 वर्ष की अबोध बालिका है। वह दैत्यांगना कैसे बन सकती है? अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं उसे बाहर लाकर आपको दिखा देता हूँ। यह वानर सचमुच एक कलंक है। इसे इस बात की खाक परवाह नहीं कि मैं देवलोक का बहुत प्रतिष्ठित वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हूँ और मुझे सम्राट को सूचित किए बिना ही सर काटने का सत्ताधिकार प्राप्त है। मानव लोक के साधारण से साधारण व्यक्ति पर भी झूठा आरोप लगाना अपराध है। जैसा कि विधि संहिता में कहा गया है, झूठा आरोप लगाने का दंड कथित अपराध की तुलना में 3 दर्जे अधिक दिया जाता है। अब स्वर्ग राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि दैत्य बंधनी रज्जू लाकर वानर को बांध दे।
प्रबल चमत्कार देवता सेनापति मीनोदर और सेनापति यक्ष ने जो राजमहल के बाहर तैनात थे, दौड़कर उसे बांध दिया। शुक्र नक्षत्र ने निवेदन किया, स्वर्ग राजा ली महोदय, कृपया विनाश को ना बुलाएं। मैं जेठ सम्राट के आदेश पर इसे साथ लेकर आपको बुलाने आया हूँ। आपकी रज्जू बहुत भारी है और इसे आसानी से बुरी तरह चोट पहुंचा सकती है या इसका गला तक घोट सकती है। स्वर्ग राजा ने जवाब दिया, शुक्र नक्षत्र महोदय, इसके झूठे और मनगढ़ंत आरोप का जवाब देने का इससे अच्छा और तरीका नहीं हो सकता। कृपया आप चुपचाप बैठ जाइए। मैं इस वानर का सिर काटने के लिए अपना दैत्य खंडकारक खांडा लेकर आता हूँ। इसका काम तमाम करने के बाद ही मैं इसके साथ सम्राट के पास जाऊंगा। स्वर्ग राजा को तलवार लाते देखकर शुक्र नक्षत्र डर के मारे थर थर कांपने लगा और वानर से बोला, तुमने भारी गलती की है। सम्राट के दरबार में हल्की फुल्की ढंग से मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तुमने तथ्यों की जांच पड़ताल अच्छी तरह किए बिना ही मुकदमा दायर करके अपने सिर मुसीबत मोल ले ली है। अब हम क्या करें? लेकिन वानर तो जरा भी नहीं डरा। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, यह कोई खास बात नहीं है। मेरा काम करने का तरीका हमेशा ऐसा ही रहा है। शुरू में मुझे हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होती है। वानर की पूरी बात खत्म होने से पहले ही स्वर्ग राजा का खांडा तेजी से उसके सिर की तरफ लपका, लेकिन राजकुमार नचा ने फौरन वानर के सामने आकर स्वर्ग राजा का प्रहार अपने दैत्य खंग से रोक लिया। वह बोला, पिताश्री, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। यह देखकर स्वर्ग राजा स्तब्ध रह गया और सदमे से पीला पड़ गया। बड़े अचंभे की बात है, अगर कोई पुत्र अपने खंग से अपने पिता के खांडे का वार रोक दे तो आम तौर पर उसे पिता की फटकार सुननी पड़ती है। तो फिर क्या कारण था कि नचा का पिता स्तब्ध रह गया और सदमे से पीला पड़ गया? बात ये थी कि जब स्वर्ग राजा के घर नचा पैदा हुआ तो उसके बाईं हाथ की हथेली पर न अक्षर और दाहिने हाथ की हथेली पर चा अक्षर लिखा था, इसलिए उसका नाम नचा पड़ गया था। जब बालक नचा केवल 3 दिन का था तो उसने नहाने धोने के लिए समुद्र में कूदकर भारी हंगामा मचा दिया था। उसने जल स्फटिक प्रासाद को लात मारकर धराशायी कर दिया था, एक ड्रैगन को बंदी बना लिया था और उसकी नसें बाहर खींचकर उनसे अपना कमर बंद बनाने की जिद पकड़ ली थी। तब स्वर्ग राजा ने यह सुना तो वह इसके खतरनाक नतीजों के बारे में इतना ज्यादा चिंतित हो उठा कि उसने इस बालक के प्राण लेने का निर्णय कर लिया। इससे नचा इतना गुस्से में आ गया कि उसने एक चाकू उठाकर अपने शरीर का मांस काट डाला और अपनी माँ को लौटा दिया। इसके बाद उसने अपनी मांसहीन हड्डियों को अपने पिता को लौटा दिया। इस तरह पिता का बीज और माँ का रक्त लौटा देने के बाद वह अपनी आत्मा को सीधे पश्चिमी स्वर्ग में ले गया ताकि वहाँ भगवान बुद्ध से मदद की अपील कर सके। जब भगवान बुद्ध ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से देख लिया कि वह नचा की आत्मा है। उन्होंने कमल की ताजा जड़ से नचा की हड्डियों का निर्माण किया और कमल के पत्तों से उसके कपड़े बनाए। फिर मृतकों को पुनर्जीवित करने वाला मंत्र पढ़ा। इस तरह नचा फिर से जिंदा हो गया। उसने अपनी दैवी शक्ति और भारी तिलिस्मी ताकत से धर्म के माध्यम से दानवों को 96 गुफाओं का दमन कर दिया। इसके बाद नचा अपने पिता की हत्या करना चाहता था ताकि वह हड्डियों से मांस नोचने के उसके अपराध का बदला ले सके। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर को उपाय सूझता है और वह स्वर्ग राजा ली के खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है। अपने खिलाफ दायर मुकदमे की बात सुनकर स्वर्ग राजा ली को बहुत गुस्सा आता है और वह पूरी बात सुने बिना ही अपना खांडा तेजी से वानर की तरफ चला देता है। लेकिन
बीच में राजकुमार नचा आकर वानर को बचा लेते हैं और वार रोक लेते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। भगवान बुद्ध ने नचा से कहा कि वह इन प्रतिमाओं को अपने पिता के समान समझे। इस तरह उन्होंने बाप बेटे के बीच की घृणा को खत्म कर दिया। यही कारण है कि स्वर्ग राजा ली को मीरूबाही स्वर्ग राजा ली कहा जाता है। चूंकि उस दिन स्वर्ग राजा ली काम पर नहीं गया था और घर पर ही था तथा उसने स्तूप धारण नहीं किया हुआ था, इसलिए उसे डर था कि कहीं नचा बदला ना ले बैठे। यही कारण था कि वह डर के मारे पीला पड़ गया था। स्वर्ग राजा ने अपना हाथ पीछे की तरफ फैलाकर स्वर्ण स्तूप को उठाते हुए नचा से कहा, बेटा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुमने मेरा वार अपने दैत्य खंग से क्यों रोक दिया? अपना खंग एक तरफ फेंक कर नचा ने घुटने टेक कर पिता का अभिवादन किया और जवाब दिया, पिताश्री, स्वर्ग राजा श्रेष्ठ, कृपया मेरी बात सुनिए। हमारे परिवार की एक पुत्री मानव लोक में गई हुई है। स्वर्ग राजा ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने केवल तुम 4 बच्चों को जन्म दिया है। यह 5वीं संतान कहाँ से आ गई? नचा ने जवाब दिया, आप भूल रहे हैं पिताश्री, वह लड़की किसी समय एक प्रेतात्मा थी। 300 साल पहले वह एक राक्षसी बन गई थी। उसने गृध्रकूट पर्वत पर भगवान तथागत की कुछ अगरबत्तियों, फूलों और मोमबत्तियों को चुरा लिया था। भगवान तथागत ने हमें दैवी सैनिकों के साथ उसे पकड़ने के लिए भेजा। जब वह पकड़ी गई तो उसे इतनी मार पड़ सकती थी कि उसकी जान निकल जाती। लेकिन भगवान तथागत ने कहा, गहरे जल में मछलियों को पालो, हरगिज न उनको पकड़ो या मारो। पर्वत की गोद में हिरणों को पालो, दुआ सदा उनके दीर्घ जीवन की मांगो। इसलिए हमने उसकी जान नहीं ली। आभार प्रदर्शित करने के लिए उसने आपको धर्म पिता मानकर और मुझे धर्म भाई मानकर प्रणाम किया था। उसने मानव लोक में हम दोनों के नाम पर एक तख्ती भी लगा दी है, जिसके सामने वह धूप जलाती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह फिर से प्रेतात्मा बन जाएगी और थांग महाभिक्षु को तबाह करने की कोशिश करेगी। अब नवदीक्षित सुन ने उसकी मांद खोज ली है और उस तख्ती को यहाँ लाकर उसे जेड सम्राट के दरबार में मुकदमा दायर करने के लिए प्रमाण स्वरूप पेश किया है। वह आपकी गोद ली हुई पुत्री है, मेरी सगी बहन नहीं है। अब क्या था, यह सुनकर स्वर्ग राजा ली को गहरा धक्का लगा। वह बोला, बेटा, मैं सचमुच सारी बात भूल गया था। उसका नाम क्या है? राजकुमार नचा ने जवाब दिया, उसके 3 नाम हैं। जहाँ की वह मूल निवासी थी, वहाँ वह स्वर्ण नासा श्वेत केशी मूषक प्रेतात्मा कहलाती थी। फिर उसका नाम अर्धबोधि सत्व क्वानिन पड़ गया, क्योंकि उसने अगरबत्तियों, फूलों और मोमबत्तियों की चोरी की थी। जब उसे माफ कर दिया गया और मानव लोक में भेज दिया गया तो उसने अपना नाम फिर से बदलकर श्रीमती धरती आवेग रख लिया। केवल तभी स्वर्ग राजा की होश ठिकाने आए। उसने अपना स्तूप नीचे रख दिया और वानर की रज्जू खुद ही खोलने लगा। इस पर वानर शरारत पर उतर आया। वह बोला, खबरदार, मेरी रज्जू खोलने की जुर्रत न करना। मुझे रज्जू से जकड़ी हालत में ही सम्राट के पास ले जाओ। इस तरह मैं अपना मुकदमा जीत जाऊंगा। स्वर्ग राजा डर के मारे थर थर कांपने लगा और राजकुमार नचा कुछ न कह पाया। सब लोग पीछे हट गए। इस बीच महान मनीषी वानर जमीन पर लुढ़कता पुढ़कता शरारत भरे सुर में इस बात का हट कर रहा था कि स्वर्ग राजा उसे इसी हालत में सम्राट के पास ले जाए। स्वर्ग राजा के सामने अब और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वह शुक्र नक्षत्र से वानर को समझाने का अनुरोध करे। शुक्र नक्षत्र ने कहा, एक पुरानी कहावत है, हमें हमेशा नरमी से काम लेना चाहिए। आप काफी आगे बढ़ गए। पहले आपने उसे रज्जू से बांध दिया और फिर उसकी जान लेने को तैयार हो गए। यह वानर एक कुख्यात उपद्रवी है। मैं भला उससे कैसे निपट सकता हूँ? जो कुछ आपके सुयोग्य पुत्र ने कहा है, उससे लगता है कि वह दैत्यांगना आप ही की पुत्री है, चाहे गोद ली हुई हो या फिर असली।
और फिर गोद लिया हुआ बच्चा तो विशेष रूप से प्यारा होता है। चाहे कैसी ही दलील क्यों न दी जाए, आप अपराधी हैं। स्वर्ग राजा ने कहा, परमादरणीय शुक्र नक्षत्र महोदय, आप मेरी सिफारिश करने और मुझे इस झंझट से आजाद कराने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। शुक्र नक्षत्र ने जवाब दिया, मैं आप दोनों का झगड़ा जरूर निपटाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसकी मदद के लिए पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी याद मैं उसे दिला सकूं। स्वर्ग राजा मुस्कुराते हुए बोला, उससे कह दे कि सुदूर पूर्व में आपने ही वह प्रस्ताव रखा था कि उसे क्षमा कर दिया जाए और देवलोक में पद प्रदान कर दिया जाए। यह सब सुनकर वह हमें जरूर माफ कर देगा। तब शुक्र नक्षत्र ने आंखें बढ़कर वानर का कंधा थपथपाया और बोला, महान मनीषी, क्या आप सम्राट के पास जाने से पहले मेरी विनती पर भी रज्जू नहीं खोलने देंगे? वानर ने जवाब दिया, आप मेरी चिंता ना करें बूढ़े बाबा, मैं लुढ़कने में माहिर हूँ और पूरे रास्ते लुढ़कता हुआ सम्राट के पास जा सकता हूँ। शुक्र नक्षत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वानर, क्या आपके अंदर लेश मात्र भी शालीनता नहीं है? किसी समय मैं आपका कुछ न कुछ उपकार अवश्य कर चुका हूँ। क्या आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मानेंगे? वानर ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप मेरा क्या उपकार कर चुके हैं? शुक्र नक्षत्र बोला, जब आप पुष्प फल पर्वत पर राक्षस थे तो आपने बाघों और ड्रैगनों को वश में कर लिया था। मृत्यु पंजिका से अपना नाम बलपूर्वक हटा दिया था और राक्षसों के गिरोहों को जमा करके चारों तरफ उत्पात मचाया था। देवलोक चाहता था कि आपको बंदी बना लिया जाए। मेरे द्वारा किए गए पुरजोर अभिवेदन के फलस्वरूप ही आपको माफी देने और देवलोक में नियुक्त करने के लिए फरमान जारी किया गया था और आपको देवलोक में बुलाकर अश्व रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। आपने देव सम्राट की कुछ अमृत सुरा का सेवन कर लिया था। मेरे द्वारा फिर एक बार किए गए पुरजोर अभिवेदन के फलस्वरूप ही आपको स्वर्ग समकक्ष महान मनीषी की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन आपने अपनी सीमाओं के भीतर रहने से साफ मना कर दिया था। आपने आड़ू और सुरा चुरा ली थी और परमपिता लाओ ची की अक्सीर लूट ली थी। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक आप ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच गए जिसमें न मृत्यु होती है और न जन्म। अगर मैं आपकी मदद ना करता तो आज आप हरगिज़ इस हालत में न होते। वानर ने जवाब दिया, जैसा कि पुरानी कहावत है, मरने पर भूल से भी किसी बूढ़े आदमी की कब्र में हिस्सेदारी ना करें, वह केवल शिकवे शिकायतें ही करता रहता है। मैं मात्र अश्व रक्षक था जिसने देवलोक के राजमहल में हाहाकार मचा दिया था। इसके अलावा मेरे खिलाफ और कोई शिकायत नहीं है। जो हो इसकी चिंता ना करें। आप इतने वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, इसका मुझे कुछ ना कुछ लिहाज तो करना ही होगा। स्वर्ग राजा खुद मेरी रज्जू खोल सकते हैं। यह सुनने के बाद ही स्वर्ग राजा को आगे बढ़कर रज्जू खोलने और वानर के कपड़े पहनने और सम्मान सहित आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने की हिम्मत हुई। सभी मौजूद लोगों ने बारी बारी वानर का अभिवादन किया। पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ।
पश्चिम की ओर। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के मुख्य वाक्य। 这橘子甜吗? क्या ये संतरा मीठा है? 多少钱一公斤? 1 किलो के कितने पैसे हुए? 我没有零钱。 मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। 给你一张100元的。 लीजिए, ये रहा 100 युआन का नोट। यहाँ की सड़क व सब्जी मंडी में फल खरीदे जा सकते हैं। यदि आप आयातित फल खरीदना चाहते हैं तो आप सुपरमार्केट जा सकते हैं। वहाँ पर फलों की विविध किस्में मिल सकती हैं। यदि आप कुछ संतरे खरीदना चाहते हैं पर आपको डर है कि संतरा मीठा होने की बजाय कहीं खट्टा न हो, इसलिए आप पहले फल वाले से पूछकर ये पता कर लें कि संतरा कैसा है। बिल्कुल ठीक। मैं किस तरह सवाल करूं? आप कह सकते हैं 这橘子甜吗? 这橘子甜吗? 这 ये 这橘子 संतरा 橘子 甜 मीठा 甜 मा वाक्य के अंत में लगने वाला प्रसंगवाचक निवाद शब्द है। 吗? 这橘子甜吗? 这橘子甜吗? क्या ये संतरा मीठा है? आइए हम आज की पहली बातचीत सुने। 这橘子甜吗? 很甜。 एक बार फिर अभ्यास करते हैं। 橘子 संतरा 橘子 बहुत अच्छा, 甜 मीठा 甜 बहुत अच्छा। फल की गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं है। अब मैं दाम पूछना चाहता हूँ। इसे चीनी में कैसे कहा जाए? आप कह सकते हैं 多少钱一公斤? 1 किलो के कितने पैसे हुए? 多少钱一公斤? 多少 कितने 多少 钱 पैसे 钱 1 एक 一 公斤 किलोग्राम 公斤 पूरा वाक्य है 多少钱一公斤? 多少钱一公斤? 1 किलो के कितने पैसे हुए? तो आइए अब हम आज की दूसरी बातचीत सुने। 多少钱一公斤? 4元钱1公斤。 एक बार फिर अभ्यास करते हैं। 多少钱 कितने पैसे हुए? 多少钱1公斤 1 किलो 一公斤? 多少钱1公斤 1 किलो के कितने पैसे हुए? 多少钱一公斤? यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि चीन के बाजार में आमदर से वजन की इकाई को चीन कहा जाता है। एक चीन आधा किलो के बराबर होता है। चीन आपका मतलब है मैं 多少钱一斤 वाक्य का भी प्रयोग कर दाम पूछ सकता हूँ। यानी 1 चीन के कितने पैसे हुए, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरी बातचीत दोहराएं। 多少钱一公斤? 4元钱1公斤。 शाओ जी, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। इसे चीनी में कैसे कहा जाता है? आप कह सकते हैं 我没有零钱。我没有零钱。我 मैं 我没有 नहीं है। 没有 零钱
खुले पैसे 零钱，我没有零钱 मेरे पास खुले पैसे नहीं है 我没有零钱，मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो आइए हम आज की तीसरी बातचीत सुने 我没有零钱，给你一张100元的。找您80元。没有 नहीं है 没有零钱 खुले पैसे 零钱，我没有零钱 मेरे पास खुले पैसे नहीं है 我没有零钱，मेरे पास केवल 100 yuan का नोट है। इसे चीनी में कैसे कहा जाए? इसे इस तरह कहा जा सकता है 给你一张100元的给你一张100元的，给 देना 给你 आप या तुम 你一 एक 一 张एक निपात शब्द है जिसका कागज चित्र व टिकट आदि के पहले प्रयोग किया जाता है 张100 100 100 का सहायक शब्द है 的，给你一张100元的लीजिए ये रहा 100 元का नोट 给你一张100元的，लीजिए ये रहा 100 yuan का नोट। अब हम आज की तीसरी बातचीत एक बार फिर सुने 我没有零钱，给你一张100元的。找您80元。 बहुत अच्छा ये हमारे आज के पाठ का आखिरी वाक्य था तो आइए हम एक बार फिर आज के वाक्यों का अभ्यास करें ठीक है, आप शुरू कीजिए। 这橘子甜吗 क्या ये संतरा मीठा है 这橘子甜吗？橘子 संतरा 橘子多少钱1公斤 1 किलो के कितने पैसे हुए 多少钱？1公斤？多少钱 कितने पैसे हुए 多少钱1公斤1 किलो ？1公斤？我没有零钱我没有零钱，मेरे पास खुले पैसे नहीं है। 零钱 खुले पैसे 零钱，给你一张100元的 लीजिए ये रहा 100 元का नोट 给你一张100元的。 100 100 100， आए आज की बातचीत को एक बार फिर सुने बातचीत एक 这橘子甜吗？很甜。 बातचीत दो 多少钱1公斤？ 4元钱1公斤。 बातचीत तीन 我没有零钱，给你一张100元的。找您80元。 ये थी आज की पूरी बातचीत। अच्छा दोस्तों, अब वेतुंग भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बहुत से पश्चिमी दोस्तों के लिए किसी एक व्यक्ति की आय या खरीदी हुई चीज के लिए आपने कितने पैसे दिए हैं पूछना शिष्टाचार की बात नहीं है, जबकि चीन में स्थिति बिल्कुल अलग है। वास्तव में यहाँ दाम की पूछताछ आदि रोजमर्रा की बातचीत के मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे कि आपने जो घड़ी पहन रखी है उसका क्या दाम है, आपके मकान का किराया कितना है, आपने ये सेब कितने में खरीदे। जब आप इस तरह के सवाल सुने तो कृपया चकित न हो। यदि आपको अच्छा न लगे और आप इसका सीधा जवाब न देना चाहते हो तो आप टाल कर कह सकते हैं मैं भूल गया या मुझे नहीं मालूम। अच्छा दो छोटा दोस्तों आज का पाठ यहीं तक। अब हमें आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज,
शाम 6:30 से 7:30 बजे 9635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।